दोस्तों, ये जनवरी 2026 का अंक है योजना का, योजना मैगजीन जो आप जानते होंगे। ये इस माह का अंक है और आज का जो विषय है, शीर्षक है, वह है कि सभी के लिए सहभागी नागरिकता और लोकतंत्र। जैसे जैसे भारत जलवायु परिवर्तन से लेकर शहरीकरण तक जटिल विकास और शासन चुनौतियों से जूझ रहा है, भागीदारी वाला लोकतंत्र समावेशी, जवाबदेह और अस्थायी विकास की दिशा में एक रास्ता दिखाता है। सक्रिय नागरिक, सशक्त समुदाय और जवाबदेह स्थानीय सरकारें इस विजन की नींव बनाते हैं। इस प्रकार भागीदारी न केवल विकास का एक साधन है, बल्कि लोकतांत्रिक जीवन का ही एक आधार स्तंभ है। तो आइए अब हम लोग इसे विस्तारपूर्वक देखते हैं। लिखा है कि भारत की आज़ादी के बाद की विकास यात्रा के दौरान नागरिकों को सरकार के नेतृत्व वाली कल्याणकारी योजनाओं के निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में देखने से लेकर उन्हें विकास के सक्रिय एजेंट, सहनिर्माता और संरक्षक के रूप में मान्यता मिलने तक गहरा बदलाव आया है। यह परिवर्तन न तो सीधा था और न ही स्वचालित। यह निम्न वर्ग की भागीदारी की ऐतिहासिक परंपराओं, धीरे धीरे होने वाले नीतिगत सुधारों, संस्थागत प्रयोगों और लोकतंत्र को गहरा करने की बढ़ती मांग के माध्यम से उभरा। भारत की विकास योजना की शुरुआती दिशा, जो पंचवर्षीय योजनाओं पर केंद्रित थी, राष्ट्र निर्माण की तात्कालिकता के आकार लेती थी। शुरुआती योजनाओं में औद्योगिकरण, कृषि विस्तार और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई। ये ऐसे प्रयास थे जिन्होंने सरकार को विकास के केंद्र में और नागरिकों को इसकी योजनाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में स्थापित किया। यह केंद्रीकृत मॉडल हालांकि एक युवा राष्ट्र की तत्काल ज़रूरतों के लिए आवश्यक था, लेकिन इसने निर्भरता की संस्कृति बनाई, जहां विशेषज्ञता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती थी और स्थानीय ज्ञान को नज़रअंदाज किया गया। हालांकि 1960 के दशक के अंत और 70 के दशक तक इस मॉडल की सीमाएं दिखाई देने लगी। ज़मीनी स्तर पर सबूतों ने स्थिरता, स्वामित्व की कमी और संसाधनों के अप्रभावी उपयोग के मुद्दों की ओर इशारा किया। उसी समय लोक संस्कृति, आपसी सहायता और सामूहिक निर्णय लेने में निहित भागीदारी की वैकल्पिक परंपराओं को विचार विमर्श में पहचान मिलने लगी। पोलो फ्रेयर और महात्मा गांधी जैसे विचारकों से प्रभावित होकर साक्षरता, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक लामबंदी में समुदाय नेतृत्व वाली प्रथाओं के उद्भव ने इस धारणा को चुनौती दी कि गरीब निष्क्रिय हैं या विकास को आकार देने में असमर्थ है। इन विचारों ने सहभागी अनुसंधान और समुदाय आधारित विकास के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया, जिससे एक नए प्रतिमान को आकार लेने में मदद मिली। अब देखते हैं कि भागीदारी वाला विकास शुरुआती दौर। 1980 के दशक के मध्य में सार्वजनिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर इसे भागीदारी वाले विकास पर केंद्रित किया गया। जब भारत ने दो प्रमुख मंत्रालयों, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय 1985 में गठित और ग्रामीण विकास मंत्रालय 1980 में गठित में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी के साथ प्रयोग करना शुरू किया। सामाजिक वानिकी 1976 और संयुक्त वन प्रबंधन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और संयुक्त वन प्रबंधन दिशा निर्देश 1990 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने ग्राम वन समितियों का गठन करके खराब हो चुके वनों की सामुदायिक सुरक्षा और पुनर्जनन को बढ़ावा दिया। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक वाटरशेड कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है, जो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी कि IWDP 1989 और वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम यानी NWDP RA 1990-91 में परिणत हुआ। इन कार्यक्रमों ने उपयोगकर्ता समूहों, वाटरशेड समितियों और समुदाय आधारित योजनाओं को संस्थागत बनाया। उसी समय शिक्षा क्षेत्र में जिला
प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP 1994 के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को औपचारिक रूप देने के प्रयास आरंभ किए गए। यह एक प्रमुख सुधार पहल थी जिसने ग्राम शिक्षा समितियों और स्कूल प्रबंधन समितियों को प्रोत्साहित किया। ये पहल विशेषज्ञ नेतृत्व वाले ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से ऐसे मॉडल की ओर एक क्रमिक लेकिन स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है जो समुदायों को विकास में भागीदार के रूप में मानते थे। उन्होंने भागीदारी वाले संरचनाओं की नींव रखी जो बाद में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गई। इन संस्थानों ने न केवल सेवा वितरण में सुधार किया बल्कि स्थानीय नेतृत्व के लिए नए स्थान भी बनाए। इस अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थानों के मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला कि ऐसी भागीदारी ने परिणामों में सुधार किया, जवाबदेही को मजबूत किया और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया, खासकर जब महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों को सार्थक रूप से शामिल किया गया था। फिर भी ये संरचनाएं अक्सर औपचारिक शासन संस्थानों के समानांतर मौजूद थी, जिससे तनाव पैदा हुआ और स्थिरता तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ तालमेल के बारे में सवाल उठे। भागीदारी वाला शासन देखें तो दूसरा प्रमुख बदलाव 1992-93 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के साथ आया, जिसने विकेंद्रीकृत स्थानीय स्वशासन को संस्थागत बनाया। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकायों के रूप में पुष्टि की। उनकी भूमिका ने गहन भागीदारी वाले विकास की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसमें भागीदारी को अस्थायी परियोजना आधारित समितियों से वैधानिक रूप से अनिवार्य संरचनाओं में स्थानांतरित किया गया। ग्राम सभाएं, वार्ड समितियां, अस्थायी समितियां और भागीदारी वाला विकेंद्रीकृत नियोजन ऐसे तंत्र बन गए जिनके माध्यम से नागरिक सीधे संसाधन आवंटन और निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते थे। निर्वाचित स्थानीय सरकारों के साथ भागीदारी वाली संरचनाओं के एकीकरण ने भारत को एक ऐसे मॉडल के करीब लाने में मदद की जहां शासन और भागीदारी एक दूसरे को मजबूत करते हैं। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक के शुरुआत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों सरकारों ने विकेंद्रीकृत योजना का विस्तार किया, जिससे जिला योजना समितियों और ग्राम सूक्ष्म नियोजन प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया। पहले से उभरी हुई भागीदारी वाली संस्थाएं जैसे वाटरशेड समितियां, वन संरक्षण समूह और शिक्षा समिति अब सीधे पंचायती राज संस्थानों के साथ जुड़ गई, जिससे अधिक जवाबदेही और प्रतिक्रियाशीलता के अवसर पैदा हुए। भागीदारी वाली संरचनाओं को निर्वाचित शासन से जोड़कर भारत ने सक्रिय नागरिकता के एक नए चरण में प्रवेश किया, जहां समुदायों ने संसाधनों, सेवा वितरण और विकास प्राथमिकताओं पर निर्णयों को प्रभावित किया। अब आगे देखें महिला समूहों और आजीविका संस्थानों का विस्तार। तीसरा बड़ा सार्वजनिक नीतिगत बदलाव 1998 और 2003 के बीच हुआ, जब आजीविका कार्यक्रमों का भागीदारी वाला स्वरूप नाटकीय रूप से बढ़ा। इस अवधि में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करके और इन समूहों तथा परिसंघों के उदय के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले वित्तीय और सामाजिक समूहों को औपचारिक रूप दिया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी नीतियों ने स्वयं सहायता समूहों को गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में संस्थागत बनाया। स्वयं सहायता समूह बचत और ऋण समूहों से सामाजिक लामबंदी, स्थानीय नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी के मंच बन गए। उनके परिसंघों ने बाजारों और बैंकों के साथ मोलभाव करने की क्षमता हासिल की, जिससे महिलाएं सार्वजनिक कर्ता के रूप में उभरी, जो पंचायत के फैसलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रभावित करने में सक्षम थी।
इस युग ने सार्वजनिक नीति में एक बड़ा बदलाव किया, जिसमें महिलाओं के समूहों को आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक मजबूती दोनों के साधन के रूप में मान्यता दी गई। उनके फेडरेशन और क्लस्टर ने बड़े पैमाने पर काम करने और मोल भाव करने की शक्ति प्रदान की, जिससे महिलाएं बाजारों में शामिल हो सकीं, बैंकों के साथ बातचीत कर सकी और स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकी। 2000 के दशक में किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ के उदय ने छोटे जमींदारों के बीच सामूहिक कार्रवाई को और संस्थागत बनाया, जिससे किसानों को उपज इकट्ठा करने, नई तकनीकों तक पहुंचने और बाजार संपर्क को मजबूत करने में सहायता मिली। इन संस्थानों ने व्यक्तिगत आजीविका संघर्षों से सामूहिक आर्थिक नागरिकता की ओर रुख किया। ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि जीपीडीपी, जिसे 2015 से अनिवार्य किया गया है, के तहत हर ग्राम पंचायत को ग्राम सभाओं, स्वयं सहायता समूह, परिसंघों और सामुदायिक समूहों को शामिल करते हुए भागीदारी प्रक्रियाओं के माध्यम से वार्षिक योजनाएं तैयार करना आवश्यक है। साथ ही कृषि क्षेत्र में भी किसान उत्पादक संगठनों का, खासकर 2013 के बाद इन संगठनों पर राष्ट्रीय नीति और उसके बाद 10,000 किसान उत्पादक संगठन योजना 2020 के माध्यम से बड़े पैमाने पर विस्तार के बाद उदय हुआ। इन संस्थानों ने छोटे किसानों की मोल भाव करने की शक्ति को मजबूत किया, जिससे सामूहिक आर्थिक नागरिकता को बढ़ावा मिला। जीपीडीपी, सामाजिक लेखा परीक्षा और उत्पादक संगठनों ने साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भागीदारी को संस्थागत बनाया। जैसे जैसे भागीदारी वाले संस्थान अधिक व्यापक हुए, स्थानीय शासन संरचनाओं के साथ उनके एकीकरण से गहरे लोकतांत्रिक लाभ हुए। जब स्वयं सहायता समूह परिसंघों ने गांव के विकास की योजनाएं बनाने के लिए पंचायतों के साथ मिलकर काम किया, या वाटरशेड समितियों ने अपनी छोटी योजनाओं को ग्राम सभा के फैसले के साथ जोड़ा, तो नागरिक भागीदारी और शासन के बीच की सीमाएं खत्म होने लगी। भागीदारी एक अलग गतिविधि होने के बजाय शासन का एक जरूरी हिस्सा बन गई। इस जुड़ाव से स्थानीय संस्थानों, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसने नए स्थानीय नेताओं के उदय को भी बढ़ावा दिया। स्वयं सहायता समूहों में महिलाएं, वन समितियों में आदिवासी युवा, पंचायतों में दलित प्रतिनिधि और वोटरशेड कार्यक्रमों में जमीनी स्तर के इनोवेटर आत्मविश्वास और वैधता के साथ फैसले लेने की स्थिति में आने लगे। इसी तरह भागीदारी सामाजिक न्याय और राजनीतिक सशक्तिकरण का एक जरिया बन गई, जिससे ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को सार्वजनिक प्रणालियों को प्रभावित करने का मौका मिला। योजना आयोग 1951 से 2012 तक के अनुसार भागीदारी को बढ़ावा देना, सत्ता और सामाजिक अनुक्रम का सामना करना। जैसा कि फेरेल और टंडन 2016 तर्क देते हैं, भारत में सामुदायिक जुड़ाव की गहरी समझ के लिए उन अनुक्रमों का सामना करना ज़रूरी है जो रोज़मर्रा के सामाजिक संबंधों को संरचित करते हैं, विशेष रूप से पितृसत्ता, जाति, वर्ग और राज्य संस्थानों की शक्ति। शासन में भागीदारी सिर्फ एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें ग्राम सभा, वार्ड सभा, अस्थायी समितियां और स्थानीय उपयोगकर्ता समूह प्रतिस्पर्धा और बातचीत के अखाड़े बन जाते हैं। भागीदारी को सिर्फ एक गतिविधि के रूप में मानने से अक्सर तब तक प्रमुख सामाजिक मानदंड दोहराए जाते हैं जब तक कि जानबूझकर उन्हें बदला न जाए। खासकर जेंडर के संबंध में महिलाएं भागीदारी मंचों पर मौजूद हो सकती है, फिर भी पितृसत्तात्मक अपेक्षाओं, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या परिवार के पुरुष सदस्यों के नियंत्रण के कारण चुप रहती है या हाशिए पर चली जाती है। इसलिए भागीदारी की राजनीति को जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए आरक्षण के माध्यम से जगह बनाने से कहीं अधिक की ज़रूरत है।
इसके लिए जानबूझकर सुविधा प्रदान करने, नेतृत्व विकास और सुरक्षित महिला नेतृत्व वाले मंचों जैसे स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और उनके समूहों के निर्माण की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अकेले जेंडर आधारित शक्ति गतिशीलता पर ध्यान दिए बिना समावेशन की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि विकेंद्रीकृत संस्थान मौजूदा असमानताओं को ही दर्शा सकते हैं। इसलिए सच्चा सामुदायिक जुड़ाव सक्रिय नागरिकता को मजबूत करने वाला होना चाहिए, जिससे महिलाओं और हाशिए पर पड़े अन्य समूहों को अधिकारों का दावा करने, स्वायत्त रूप में भाग लेने और शक्ति पर बातचीत करने में सक्षम बनाया जा सके। सभी के लिए सहभागी नागरिकता और लोकतंत्र। पिछले 5 दशकों में सहभागी विकास को बढ़ावा देने में भारत के अनुभव दर्शाते हैं कि सहभागी विकास सामाजिक आर्थिक विकास में समावेश, जवाबदेही और सार्वजनिक तथा निजी निवेश में स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए सार्थक हो सकता है। जैसा कि टंडन 2001-2008 तर्क देते हैं, नागरिकता सिर्फ एक कानूनी पहचान नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो आवाज़, पहचान और सार्वजनिक संस्थानों के साथ रोज़मर्रा की बातचीत से आकार लेती है। सहभागी संरचनाएं लोकतांत्रिक संस्कृति को तब मजबूत करती है जब वे एजेंसी नेतृत्व और सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देती है। सामंजस्य, वैधता और दीर्घकालिक लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सहभागी संरचनाएं स्थानीय शासन को दरकिनार करने के बजाय उसकी पूरक बने। सभी के लिए सहभागी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्थानीय शासन संस्थानों की क्षमताओं तथा संसाधनों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। पंचायतों में बहुत अधिक निवेश किया गया है। नगरपालिकाओं और अन्य शहरी स्थानीय निकायों के लिए इसी तरह के प्रयास को बढ़ाने की आवश्यकता है। नागरिकता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में निवेश नई पीढ़ी के युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। डिजिटल तकनीक का उपयोग करने में उनकी सुविधा को देखते हुए सहभागी शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के और प्रयास उनकी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे प्रयासों को परोपकारी और नागरिक समाज द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हालांकि सरकारें राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करती है, सरकार की पहलों को पूरा करने के लिए सिविल सोसाइटी, CSR और दूसरे परोपकारी प्रयासकर्ताओं द्वारा स्थानीय निचले स्तर पर सुविधाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे भारत जलवायु परिवर्तन से लेकर शहरीकरण तक जटिल विकास और शासन चुनौतियों से जूझ रहा है, भागीदारी वाला लोकतंत्र समावेशी, जवाबदेह और स्थायी विकास की दिशा में एक रास्ता दिखाता है। सक्रिय नागरिक, सशक्त समुदाय और जवाबदेह स्थानीय सरकारें इस विजन की नींव बनाते हैं। इस प्रकार भागीदारी न केवल विकास का एक साधन है, बल्कि लोकतांत्रिक जीवन का ही एक आधार स्तंभ है।